नमस्कार। 22 ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का चुनाव का जो प्रथम चरण है, जो 13 नवंबर को होने वाला है, अर्थात 13 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव वोट मतदान होने वाला है। उससे पहले राष्ट्रीय और राज्य के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब सिर्फ 2 दिन का लीजिए, 2 दिन के अंदर में यहाँ पे प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस के जो सुप्रीमो आप कहिए उनको, राहुल गांधी, वो यहाँ पे होंगे और ये सब के सब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे होंगे। ये तो हुई बड़े नेताओं की बात, लेकिन कुछ बड़े नेता तो मैदान में उतर चुके हैं। अमित शाह की बात लीजिए, अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो 4-4 चुनावी सभा एक दिन में झारखंड में कर रहे हैं। जेपी नड्डा हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या बड़े नेता हैं, वो सबके सब ग्राउंड पे उतर चुके हैं और चारों तरफ बड़ा उत्सव का माहौल है। ये लोकतंत्र का उत्सव है और होना भी चाहिए इसी तरह का माहौल। और ये नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पीछे है, उसके सुप्रीमो हेमंत सोरेन और उनकी जो पत्नी कल्पना सोरेन, वो भी पूरी मैदान में अपनी जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी खबर आ रही है जो लोकतंत्र पे लगता है धब्बा सा हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जयराम महतो और उनकी पार्टी, जिसका नाम अभी झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रख दिया गया है, वो पार्टी से बहुत उम्मीद है और उस पार्टी के नेता उम्मीदवार को जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा येन केन प्रकरण अपने पार्टी में शामिल कर रही है या अपने पार्टी के पक्ष में उसको बिठा रही है, ये लोकतंत्र नहीं है। जो बार बार इंडिया अलायंस के लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और बार बार ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र खतरे में इस तरह के कुकृत्यों से होती है दोस्तों। और इसमें बड़ी मजेदार चीज है कि यहाँ पे 2 बड़े नेता हैं। एक है कल्पना सोरेन जो गांडे से चुनाव लड़ रही है, अब वहां से जो जयराम महतो की पार्टी, उन्होंने अपने उम्मीदवार जिनका नाम था रिजवान क्रांतिकारी, अब पता नहीं उनका असली नाम क्या है, लेकिन जो भी है, और उनके पीछे युवाओं की जो कहते हैं कि ताकत उसके साथ खड़ी थी। रिजवान क्रांतिकारी एकाएक बैठ गए कल्पना सोरेन के पक्ष में। इसी प्रकार से जो दूसरे इनके बहुत ही बड़े नेता हैं, मंत्री हैं और हेमंत सोरेन के बड़े ही करीबी नेता हैं, मिथिलेश ठाकुर। अब मिथिलेश ठाकुर जो है उनके पक्ष में सोनू यादव। अब सोनू यादव जो है वो जयराम महतो के करीबी हैं, उनको वहां से उम्मीदवार बनाएगा, वो भी बैठ गए। और ये तो उम्मीदवार थे, लेकिन जो इनके पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता हैं, इनके सहयोगी हैं जयराम महतो के, उनको किस प्रकार से सबको चुनाव का जो ये पूरा ये है जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया से किस प्रकार से अलग किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो भी लोग बैठे हैं ये लालची थे, महत्वाकांक्षी थे और कुछ रुपयों के खातिर ये बैठ गए। पता नहीं इसमें कितना सच है कितना झूठ है, वो तो रिजवान क्रांतिकारी बतावें और सोनू यादव बतावें, या और लोग भी जो बैठ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में वो बतावें। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की बौखलाहट तो इससे स्पष्ट होती है। उनको कहीं ना कहीं इस बात की आशंका थी कि ये रिजवान क्रांतिकारी अगर गांडे में खड़ा रहा तो कल्पना सोरेन का जो जीत का अंतर है, या जीत कहिए कहीं हार ही न जाए, यह आशंका तो थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में। तभी तो उन्होंने रिजवान क्रांतिकारी को बिठा दिया। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि इससे एक और कलई खुल गई जयराम महतो की पार्टी की, कि इनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, ये कुछ मुद्दों पर बनी हुई पार्टी है और उन मुद्दों को आगे बढ़ाने का ही ये सिर्फ काम कर रही है। हालांकि उनके मुद्दे से आप सहमत असहमत जो होना हो, लेकिन युवा वर्ग तो उनके साथ है। अब प्रश्न उठता है कि गांडे में रिजवान क्रांतिकारी को बिठा करके ये तो सिग्नल दे दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए खतरा था, तभी तो उसको बिठाया, नहीं तो क्यों बिठाता। अगर आपको किसी से खतरा ही ना हो तो आप उसको अपने पक्ष में क्यों करेंगे। आप तभी करते हैं जब आपको उस व्यक्ति से या उस नेता से खतरा हो। अब यहां पे एक बात स्पष्ट होती है कि अब तक लोग कहते थे कि जयराम महतो 2धारी तलवार है।
दुधारी तलवार ये है कि वो एनडीए का भी मत काट सकते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस है उसका भी वोट काट सकते हैं। लेकिन एनडीए के किसी नेता ने तो जयराम मातो से संपर्क नहीं किया। उन्होंने किसी नेता को अपने पक्ष में, उनके किसी उम्मीदवार को, जयराम मातो पार्टी के उम्मीदवार को अपने पक्ष में तो नहीं बिठाया। इसका मतलब एनडीए जो है आश्वस्त है कि उसको जो है जयराम मातो की पार्टी से खतरा नहीं है। अभी तो यही माना जा सकता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं ना कहीं लगा कि उसको तो खतरा है। अब दोस्तों थोड़ा इसी का विश्लेषण किया जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो शक्ति है, जो राजनीतिक शक्ति है, वो आती कहां से है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, चर्चा को आगे बढ़ावें, उससे पहले जैसा मैं हमेशा ही आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा दें। और आपके क्या विचार हैं, ये एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए। आपके क्या विचार हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में जा करके अपने विचार रखें। तो अब आगे बढ़ते हैं और विश्लेषण करते हैं। दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब गठन हुआ उसके बाद इसके 3 बड़े नेता थे। पहला थे विनोद बिहारी महतो, उसके बाद थे सूरज मंडल और शिबू सोरेन। तो ये मुख्य रूप से मंडल, महतो और आदिवासियों की पार्टी थी। अभी इसमें मुसलमानों का प्रवेश नहीं हुआ था। अभी तक जो मुस्लिम मतदाता हैं झारखंड के, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। भारतीय जनता पार्टी अभी हाशिए में थी और उसका जन्म भी नहीं हुआ था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ था। तो ये 3 जातियां या 3 नेताओं के बल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त की। और इसका मुकाबला किससे होता था? कांग्रेस से होता था, क्योंकि कांग्रेस झारखंड राज्य के निर्माण की विरोधी थी। वो नहीं चाहती थी कि बिहार से काट करके एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए। अब देखिए समय का विडंबना कि तब तक में हुआ क्या कि अयोध्या में जो मस्जिद था उसको ढहा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो मुस्लिम मतदाता थे वो कांग्रेस से हटने लगे, और हटने लगे तो सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में जो भी क्षेत्रीय पार्टियां थी उसके साथ में मुस्लिम मतदाता जुड़ गए। बिहार में लालू के साथ में जुड़ गए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ गए, और इसी प्रकार से जहां भी जो भी क्षेत्रीय नेता इनको जिस राज्य में दिखाई दिया उसके साथ में ये सट गए। तो झारखंड में भी यही हुआ कि जो मुस्लिम मतदाता थे वो सबके सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में आ गए। लेकिन यहीं से पार्टी में फिर जातीय जो समीकरण था अब तक का, उसमें टूट प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जो है जो महतो मतदाता थे वो धीरे धीरे कटने लगे, और वो कट करके पहले तो आजसू की तरफ गए। उसके बाद में, बाद के समय में जहां पे इनको आजसू उम्मीदवार नहीं दिखाई देता था, तो ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने लगे। और ये सिर्फ झारखंड में नहीं हुई है, जो कुर्मी मतदाता है वो पूरे देश में ही कमोबेश जो है सबके सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आज भी हैं। जो मंडल समुदाय था वो भी धीरे धीरे दरकने लगा। खास करके सूरज मंडल जब से यहाँ पर झारखंड की राजनीति में जब से वो बैक बेंचर बन गए, तब से जो है मंडल वोट भी धीरे धीरे हटने लगा। और वो भी जैसे बिहार का जो हिस्सा, अभी जो बिहार का हिस्सा है वहां पर जो ये जेडीयू के समर्थन में आ गए, और जो मंडल झारखंड में रह गए वो धीरे धीरे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने लगे। अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोर वोटर है वो है आदिवासी, और आदिवासी में भी सभी नहीं, इसमें भी कुछ समुदाय विशेष जो है आदिवासियों के बीच में, समुदाय ही कहूंगा उनको, जाति तो कह नहीं सकता, आदिवासियों में जाति नहीं होती है। तो वो जो है अभी भी वो कभी सुविधा अनुसार कभी कांग्रेस को मत करते हैं या कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। अब इससे हुआ क्या कि जब इसमें मुस्लिम मतदाता जुट गए तो इसकी शक्ति कमोबेश जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनी रही। लेकिन जब इसका अलायंस कांग्रेस से हुआ, खास करके पिछले करीब 5-7 साल वर्षों से देखा जा रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ फिर से मुस्लिम मतदाता जो है जुड़ने लगे हैं, उनके पीछे आकर के खड़े होने लगे हैं। तो अब क्या हुआ कि झारखंड में मुसलमान का जो मत है वो तो एकदम इंटैक्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके नेतृत्व में जो अलायंस है उसको मतदान करेगी।
यहां पर जो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं उनको लगता है कि राहुल गांधी उनके स्वाभाविक नेता हैं। कारण क्या है आप जानते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो विवाद का विषय है। लेकिन जो भी क्रिश्चियन मतदाता है यहाँ पे वो कांग्रेस का, और जहां पे कांग्रेस नहीं है वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे आके खड़ी हो जाती है। अब इस बार हुआ ये कि जब जयराम मातो पार्टी का उदय हुआ तो एक तो पहले ही मातो मतदाता जो है वो आजसू या फिर भाजपा की तरफ आके खड़ी हो चुकी है। अब अगर जयराम मातो भी हर जगह उम्मीदवार दें तो जो थोड़ी बहुत आस मातो वोटों के, कुर्मी वोटों की झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी वो भी खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इससे डरी और उनके जो रणनीतिकार हैं वो इस चीज को समझ गए। यही कारण है कि जहां पर मिथिलेश ठाकुर बड़े नेता हैं लेकिन अगर वहां पे मातो मतदाता अगर उनके पक्ष में वोट ही नहीं करेगा, और चूंकि वहां पर सुनील यादव हैं, अगर जो यादव मतदाता हैं वो भी उनके पक्ष में वोट ना करे तो मिथिलेश ठाकुर के लिए सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी वहां पर कांटे की टक्कर है। खास करके जब से प्रधानमंत्री ने गढ़वा में सभा की है तब से वहां के मतदाताओं का जैसे ध्रुवीकरण होता है या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता आने लगे हैं, और इसका प्रभाव मिथिलेश ठाकुर पर तो अवश्य ही पड़ता। गांडे के सीट पे पिछली बार जो उपचुनाव हुआ, सरफराज अहमद को जबरदस्ती का त्याग पत्र दिलवा करके राज्यसभा भेजा गया और उस सीट पर कल्पना सोरेन के लिए उस सीट को खाली करवाया गया था, वहां से वो जीती और उनके जीत का अंतर काफी अच्छा था। वहां पर जो है करीब 2.25 लाख मतदाता है गांडे में, जिसमें से 1 लाख से ऊपर वोट जो है वो कल्पना सोरेन को मिला। लेकिन इस बार स्थिति बदल चुकी है। इस बार जो है कल्पना सोरेन के लिए गांडे सीट कोई केक वॉक नहीं है कि वहां से बस चले और हाय बाय किया और जीत गए। वहां पर सीट निकालना उनके लिए भी मुश्किल है। और इंडिया अलायंस के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है। अंबा प्रसाद कल या परसों बड़का गांव के किसी क्षेत्र में गई थी प्रचार करने। एक तो उनके पास में कोई जन समर्थन था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छुटभैया नेता, ब्लॉक स्तर का कोई नेता जो चुनाव प्रचार कर रहा, और वहां पर लोग उसके उनके मुंह पे कह रहे हैं कि जाओ यहां से, तुम लोगों ने 15 साल में यहाँ पे काफी बालू घोटाला किया है, और जो भी उनके खिलाफ कर सकते थे, मुर्दाबाद वगैरह जो नारे लगा सकते थे वो सब कुछ लगाया गया। ये साइन है, ये लक्षण है कि यहां पर इंडिया अलायंस की स्थिति क्या होने वाली है। और आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों कि मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि अगर इंडिया अलायंस में कोई वीक लिंक है, कोई कमजोर कड़ी है, तो वो कांग्रेस है, और ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और कांग्रेस के नेताओं को बैठ करके इस पर विचार करना चाहिए कि इतनी पुरानी पार्टी और झारखंड में उसका संगठन है ही नहीं। नाम के लिए संगठन है, पेपर में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सब हैं, लेकिन कोई सक्रिय नहीं है, कोई भी सक्रिय नहीं है। कांग्रेस का एकमात्र काम है किसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधे पर सवार होकर के सत्ता का मलाई खाए। इसके सिवा उनके पास में ना कोई एजेंडा है, ना कोई मुद्दा है, ना उनको कभी सड़कों पर उतर करके किसी मुद्दे पर जब वो विपक्ष में होते हैं तो सरकार को घेरने की ताकत तक बची हुई है। यहाँ पर जो नेता हैं वो जैसे लगता है पुश्तैनी जमींदारी हो और वही नेता। आप कभी यहाँ पर रांची में जो उनका राज्य का स्टेट ऑफिस है कांग्रेस का, आप जाइए वहां पर, आपको जब भी जाइएगा वही कुछ खास चेहरे हैं जो आपको सुबह से शाम तक दिखाई देंगे। कुछ भी नवीनता नहीं है, कभी भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास तक नहीं किया जाता है। जो बड़े नेता आते हैं, पता नहीं वो नेता आकर के इन लोगों की कान ऐंठते हैं कि नहीं ऐंठते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कांग्रेस में नहीं बदला। और ये दोस्तों इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो एक यहाँ पे वर्षों तक इस देश पर राज की है और उससे उम्मीद की जाती है कि वो मुद्दों को उठाएगी। लेकिन वो तो यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि कंधे पे, झारखंड के कंधे पे सवार होकर के वो सब कुछ करना चाहती है। उसके लिए झारखंड का कोई भी मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है कि किस तरह से सरकार में शामिल हो जाए, बस यही उनका शुरुआत है, यही इनका अंत है। इति यही है, आदि भी यही है। इनके सिवा इनके पास में और कोई मुद्दा नहीं है। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में इस बार नहीं बन पाती है
तो उसका मुख्य कारण जो है कांग्रेस होगा। कांग्रेस जो है इससे पहले 2019 से पहले जितने भी विधानसभा चुनाव हुई है कभी 10-11 सीट से ज्यादा जीती नहीं थी। ये पहली बार था 2019 में वो 16 सीट जीत गई। अब अगर उसके सीटों की संख्या अगर आधी हो जाती है तो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं बन पाएगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 30 सीट जीती थी, आप लिख लीजिए दोस्तों, उनके लिए भी अपना 30 का आंकड़ा छूना तक इस बार मुश्किल है। और इसके लिए आप नेता को दोष नहीं दे सकते। जो एमएलए इनके हैं उनके बारे में जब आप उनके क्षेत्र में जाइए, उन जो लोगों की प्रतिक्रिया है कि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। यही हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हुई, क्योंकि मोदी तो बहुत अच्छे हैं, हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके एमएलए या मोदी के एमपी ने उस तरह का काम किया था? लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि उन्होंने वैसा काम नहीं किया था। वो जमीन पर उतरे ही नहीं थे, वो सिर्फ सांसद बनकर उसका आनंद ले रहे थे। वही स्थिति इस बार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की झारखंड में होने वाली है। जो इनके एमएलए हैं वो चुनाव जीतने के बाद या तो जो मंत्री बन गए वो अपना मस्त हैं, और जो एमएलए हैं, विधायक हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि अपने क्षेत्र में जो भी राज्य सरकार की योजनाएं होंगी उनको वहां पर इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है। और अब जब चुनाव के वक्त में आप जाएंगे लोगों के पास में, स्वाभाविक है कि लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक होगी, और जो हो रही है। और हेमंत सोरेन पे जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये व्यक्ति 5 साल तक सोया रहा और अंत के 6 महीने में ये नौकरियों बहाली वगैरह करना चालू किया, और वो भी कभी भी सफलतापूर्वक नहीं कर पाए वो। तो ये जो है लोगों को दिखाई दे रहा है। अब जब मैं जयराम महतो की बात कर रहा था, उनके पीछे युवाओं की शक्ति है, उनके पीछे बेरोजगारों का आक्रोश है, उनके पीछे, हालांकि वो बात करते हैं खतियानी अधिकार की और भाषा की बात करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हांसी पे जाता है। सबसे मुख्य चीज ये है कि युवाओं का जो आक्रोश है वो जयराम महतो को जयराम महतो बनाता है। हालांकि मैं बहुत पहले जब जयराम महतो पर एक अंक में बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि अगर ये व्यक्ति 5-6 सीट भी जीत जाता है तो ये इस व्यक्ति की और इसके पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा था कि दोस्तों अगर इनके 5-6 एमएलए बन भी गए, वो इनके साथ में जीतने के बाद रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये जयराम महतो के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन चुनाव जीतने से पहले ही जिस प्रकार से रिजवान क्रांतिकारी, सोनू यादव, संजय मेहता और इस तरह से जो बड़े बड़े इनके साथ के लोग थे वो जिस प्रकार से छोड़ के चले गए, वो ये बताता है कि आप नेता तो बड़े बन सकते हैं, लेकिन पार्टी बड़ा बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक आप सांगठनिक स्तर पे अपना फैलाव नहीं कर पाएंगे, तब तक चुनाव जीतना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। लोग आपको देखने आवेंगे, आपको सुनने आवेंगे, लेकिन जो आपको देखने और सुनने आ रहे हैं, क्या वो मतदान भी आपके पक्ष में करेंगे? अब जब चुनाव परिणाम आवेगा उस दिन ये पता चलेगा। आज के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।